नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप सवाल इंडिया का देख रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया के साथ आप जुड़े हुए हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज सवाल इंडिया की शुरुआत जो है वो कर रहे हैं पंजाब के अंदर। चंडीगढ़ जो है, वैसे तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित जगह है, टेरिटरी जिसको कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां पर मेयर पद के चुनाव को लेकर जो घमासान और असमंजस मची हुई है वो आपको शायद एक ट्रेलर के तौर पर दिखाई पड़ेगी आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर। चंडीगढ़ में मेयर पद के चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पीठासीन अधिकारी बीमार हो गए हैं, किसी नए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति अभी हो नहीं पाई है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। अब आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में 36 वोट हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गए हैं। इनके साथ आने से करीब 20 से 22 वोट अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हो जाते हैं और 14 से 15 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। तो आम आदमी पार्टी का अब आरोप है कि बीजेपी जो है वो चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है क्योंकि उन्हें अपनी हार दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के साथ अब कांग्रेस का तालमेल हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर उन्होंने सहमति बना ली। मेयर आम आदमी पार्टी का होगा, डिप्टी मेयर कांग्रेस का होगा। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट भी चली गई है और लगातार इस बात को कह रही है कि देखिए, ये जो ट्रेलर है ये इंडिया गठबंधन के साथ आने का एक ट्रेलर आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अब इसको लेकर लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन भी चालू है। उनके सीनियर नेता यहां पर मौजूद हैं। राघव चड्ढा ने आज इस पर बीजेपी के ऊपर करारे आरोप लगाए। क्या कहा, आपको जरा वो सुनवाते हैं। आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो। लेकिन चुनाव आज शेड्यूल्ड थे, निर्धारित तारीख थी, आज चुनाव होना था। अगर आज चुनाव नहीं होता है और भाजपा पहले सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार करती है, फिर प्रिसाइडिंग अफसर को बीमार करती है, फिर इलेक्शन रद्द करती है, यह साफ दिखाता है कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई, बौखला गई। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोस्ती का परिचय देती है दिल्ली में, और दूसरी ओर यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कुश्ती का परिचय देती है पंजाब में। मतलब फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, इसका सही उदाहरण यही दोनों है। बताइए, सीट शेयरिंग की बातें चल रही है और दूसरी ओर बाजवा जी जो पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता है, वहां पे विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो भगवंत मान को हिटलर बुला रहे हैं, कह रहे हैं ये हिटलर की तरह है। और भगवंत मान ने भी एक थी कांग्रेस कहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो केजरीवाल जी के पोस्टर चिपका चिपका कर कहती है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, शराब घोटाला केजरीवाल ने किया है। और ये वही केजरीवाल जी की पार्टी है जिसने बच्चों की सौगंध खाकर कहा था कि हम कभी कांग्रेस जैसी करप्ट पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक पहली परीक्षा के तौर पर इंडिया गठबंधन की सामने आ रही है कि किस तरीके से आप अगर तालमेल बनाकर अपने जो बीजेपी को हरा सकते हैं। क्योंकि आपको याद दिला दे, 2016 से लेकर अब तक करीब 8 साल हो चुके हैं, बीजेपी ने कभी भी चंडीगढ़ में अपना मेयर पद का जो चुनाव है वो नहीं हारा है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यहां से लगातार अपना एमपी भी जिताकर भेजती रही है। किरण खेर यहां की एमपी हैं। तो क्या ये पूरा जो मामला है ये राजनीतिक है और इसमें आगे क्या होने वाला है? कोर्ट गई है आम आदमी पार्टी, वहां पर क्या हुआ है? हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है आगे, उनके लिए किस तरीके की स्थिति बनेगी, इस पर बात करने के लिए। पर उससे पहले मोहम्मद गजाली, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट गई है, हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली है, और दूसरा, क्या अभी समीकरण बन रहे हैं? डर किस बात का है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को? अगर ये चुनाव दोबारा या लंबा खिंचता है या डेट पोस्टपोन हो जाती है तो क्या उन्हें कहीं खतरा है कि उनके काउंसलर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि ये जो चंडीगढ़ में कॉरपोरेशन की इलेक्शंस होती है,
इसका लोकसभा या विधानसभा से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पार्षद जो है कोई बहुत बड़े विधानसभा क्षेत्र को की नुमाइंदगी तो करता नहीं है। एक कॉलोनी है, 2 कॉलोनी है और लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, एक पार्षद दूसरे पार्षद को जानते हैं। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, तो जो नेता आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं या उनके पार्षद कहलाते हैं, वो कभी ना कभी कांग्रेस में रहे होंगे या कभी ना कभी भाजपा में रहे होंगे, या कांग्रेस के काउंसलर जो हैं वो कभी भाजपा में थे या परिवार में कोई भाजपा में रहा होगा। तो अक्सर कॉरपोरेशन के जब ऐसे चुनाव होते हैं, खास करके मेयर के पद के लिए, तो आपको बैलेट पेपर से वोटिंग करनी होती है। उसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि चाहे आपके पास संख्या बल हो, उसके बावजूद ये खतरा बना रहता है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। पिछले 1-2 मेयर के चुनाव में ऐसा हुआ है, या कई बार ये होता है कि कुछ पार्टी के नुमाइंदे जो है वोट ही नहीं डालते, जिनको अंग्रेजी में हम कहते थे एब्सटेन करके। अब यहाँ पर क्या है कि संख्या बल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो 20 पर हैं, 13 और 7, 13 आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, 7 जो है कांग्रेस के हैं। मेयर बनने के लिए आपको 19 का आंकड़ा छूना पड़ता है या 19 वोट चाहिए होते हैं। और जिस तरह से ये गठबंधन हुआ है, तो इसमें सीनियर कांग्रेस और सीनियर आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं उनके विचार विमर्श मशवरे से हुआ है। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जब सीनियर लेवल पे बात होती है तो आपके जमीनी स्तर पे जो नेता हैं पार्षद लेवल के, वो इतना रिस्क या जोखिम नहीं उठाते कि पार्टी के ऑर्डर के बिल्कुल खिलाफ चले जाएं। तो इस मामले में भाजपा की सोच ये हो सकती है, या भाजपा पे जो आरोप लगा रही है दोनों पार्टियां, उनका ये कहना है कि वो टाइम बाई कर रही है या जानबूझ के उसको टालना चाह रही है। और उसका जीता जागता असर अभी कुछ देर पहले भाजपा की तरफ से देखने को मिल गया, जब उनकी तरफ से वो एक मैसेज आता है कि एमिनेंट लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो भाजपा की तरफ से अभी अभी मैसेज आया है कि कांग्रेस के इस रवैये के वजह से, जो उन्होंने आज नगर निगम के बाहर दिखाया है, चुनाव को रोकने की कोशिश की है, इससे खफा होकर, इससे नाखुश होकर कई कांग्रेसी वर्कर जो है भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो भाजपा के ऊपर वही आरोप लगता है जो हर चुनाव में विपक्ष लगाती है कि वो पार्टी से लीडर्स को पोच कर लेते हैं या अपनी तरफ दबाव डालकर या किसी और लोभ लालच की वजह से अपनी तरफ कर लेते हैं। वही खतरा जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी है कि जहां उनकी संख्या बल ऐसी है कि वो आराम से, अगर क्रॉस वोटिंग ना हो तो मेयर का पद जीत लेंगे, तो समय मिलने पर कहीं भाजपा उन हथकंडों को ना अपनाए, ये उनका आरोप। तो अगर समय बढ़ता है तो इस बात की मुश्किलें बढ़ जाएंगी कि अपने लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उनकी पोस्टिंग से बचा जाए। शरद, यही क्या बड़ी चिंता है, और इसी चिंता की वजह से जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, वो खुद यहां पर एक मेयर चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मेयर बना लिया लोकसभा चुनाव से पहले तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगी चंडीगढ़ में। अंकित, देखिए, आम आदमी पार्टी ये खुल के कह रही है इस बात को कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो एक बड़ी जीत होगी इंडिया गठबंधन की। बीजेपी बस इसको खुल के नहीं कह रही है, लेकिन मानती हुई जरूर दिखाई दे रही है। इसीलिए ये जो चुनाव है अभी तक नहीं हो पाया है। आपको मैं 1 साल पीछे ले जाऊंगा, उससे पता चलेगा कि बीजेपी के लिए चुनाव क्या होते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर बहुमत जब एमसीडी का चुनाव था तब आम आदमी पार्टी को मिला था, लेकिन 3 बैठकें हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुमत होते हुए भी अपना मेयर नहीं बना पाई थी, क्योंकि जो प्रेसिडिंग ऑफिसर थी वो बीजेपी की थी और बार बार वो सदन स्थगित कर दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, तब जाकर आम आदमी पार्टी अपना मेयर बना पाई थी। आम आदमी पार्टी को ये डर, ये चिंता तो पहले से ही थी। कल भी हमारी आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि ऐसा लगता है कि शायद चुनाव ना हो, क्योंकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नंबर ज्यादा हो गए हैं और बीजेपी हर चुनाव को इस तरह से लड़ती है जैसे पूरी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव यही हो। तो यही हमने देखा भी है। ये एमसीडी का मैं जिक्र कर रहा था वो भी, और चंडीगढ़ के जो ये चुनाव हैं, अगर सब कुछ, अगर दूसरी पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अब तक तो सब कुछ हो गया होता, लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये भी बात है। दूसरा, ये डर तो हमेशा ही बना रहता है, चाहे यहाँ पर बीजेपी हो, चाहे यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। बीजेपी ने एक पार्षद आम आदमी पार्टी का पिछले दिनों तोड़ लिया था, तो आम आदमी पार्टी ने भी हिसाब बराबर करने के लिए एक पार्षद बीजेपी का तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी। हालांकि इन दिनों बीजेपी का पार्षद तोड़ना भी बड़ी बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी को वो कामयाबी
मिल गई थी। तो जी। ये डर जो है आम आदमी पार्टी को अभी भी है या कांग्रेस को अभी भी है कि अगर जल्दी से चुनाव नहीं हो गए तो जो 7 लोग इकट्ठे किए हैं, पार्षद इकट्ठे किए हैं, कहीं वो टूटकर दूसरी तरफ ना चले जाएं, क्योंकि ये निगम चुनाव है, इसमें जो दल बदल कानून है वो कहीं लागू नहीं होता है। बिल्कुल, और इसमें जो वोटिंग है वो भी सीक्रेट बैलेट से होती है, तो अक्रॉस वोट के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ये जो खतरा जो है ये बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले गजाली में एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हाईकोर्ट से कुछ राहत आम आदमी पार्टी को आज मिल पाई है? और बीजेपी के लिए अगर उनको 19 चाहिए तो उन्हें कम से कम 4 काउंसलर तोड़ने होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान क्या है? ये देखिए, जहां तक हाईकोर्ट की बात है, इसी चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में पहले ही 2 पिटीशन डाली गई हैं। एक कांग्रेस काउंसलर की तरफ से डाली गई थी 2 दिन पहले कि उनको इलीगली डिटेन कर लिया गया है। जब आपने वो विजुअल देखे होंगे कॉर्पोरेशन दफ्तर के बाहर लड़ाई झगड़े और लात घूसे चलने के। उसके बाद दूसरी पिटीशन डाली गई थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाई जाए। ये आज से पहले डाली गई है। आज जो पिटीशन डाली गई है वो आम आदमी पार्टी के काउंसलर की तरफ से ही डाली गई है। उसमें एक अहम पॉइंट ये डाला गया है कि कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर हो जो इन चुनावों की देखरेख करे, या कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर अपने सामने कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करे हो, यानी कोर्ट की निगरानी में चुनाव हो। सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अब क्या कोर्ट का उसमें वक्तव्य होता है या क्या आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। मोहम्मद गजाली। और जहां तक भाजपा के गेम प्लान की बात है, तो भाजपा का गेम प्लान शुरू हो जी अपनी बात पूरी कीजिए। भाजपा के गेम प्लान की बात आप कर रहे थे। शाम के 5 बजे भाजपा की तरफ से वही मैसेज आया है कि कांग्रेस वर्कर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसका असर ये होता है कि जब आपके वर्कर पार्टी छोड़ रहे हो तो पार्षद अकेले क्या कर सकता है, तो वही एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश जरूर भाजपा करेगी। तो जितना कॉन्फिडेंट 2-3 दिन पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिखाई पड़ रहे थे मेयर चुनाव को लेकर, उसमें अभी राह जो है वो इतनी आसान नहीं है। मोहम्मद गजाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शरद बने रहिए हमारे साथ। एक दूसरी खबर पे भी आपके पास आ रहे हैं। शराब घोटाला जो कथित तौर पर दिल्ली में हुआ है, जिसकी जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं, चौथी बार उनको समन दिया गया। आज उन्हें पेश होना था, लेकिन वो आज फिर से पेश नहीं हुए। इस बार भी उन्होंने समन का जवाब भेज दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिछले समन में उन्हें 18 जनवरी के साथ 19 जनवरी की तारीख भी दी थी, लेकिन केजरीवाल शायद दोनों तारीखों पर पेश नहीं हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के गोवा के दौरे पर है। केजरीवाल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से चौथा समन ये जो है वो आया है। इससे पहले 3 बार अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अपने जवाब में उन्होंने ईडी पर ही सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो बीजेपी के इशारे पर ईडी जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि वो चुनाव प्रचार ना कर सके लोकसभा चुनाव से पहले। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। पहला समन विधानसभा चुनाव है इसलिए नहीं जा पाऊंगा जी। दूसरा समन विपासना करनी है मुझे, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। तीसरा समन लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज चौथा समन एक अवार्ड सेरेमनी थी, नाम था एक्सेलेंस इन एजुकेशन अवार्ड। वहां पे हमारा जो देश का भविष्य है, दिल्ली का भविष्य है, उन बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं। जनता दिल्ली की और देश की ये कह रही है अरविंद केजरीवाल तो केवल एक्सेलेंस इन करप्शन अवार्ड में मुख्य अतिथि बने और एक कोचिंग सेंटर खोले, किस तरह से घोटाले होंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं हुए। ये चौथी बार है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि उन्हें बताया जाए कि वो गवाह या फिर आरोपी के तौर पर बुलाए जा रहे हैं। जब हमने ईडी के सोर्सेज से बात की तो उनका कहना था कि जो समन उन्हें दिया गया है सेक्शन 50 PMLA के तहत, उसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि जिसको बुलाया जा रहा है उसे गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो बयान वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने इस सेक्शन के तहत देंगे वो एडमिसिबल होगा कोर्ट में। हालांकि इसी मामले में वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सामने अपनी गवाही जो है वो दर्ज करा चुके हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि उस जो सीबीआई के आगे उन्होंने बयान दिया है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। हालांकि जब हमने लीगल एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बतौर मुख्यमंत्री कोई इम्यूनिटी नहीं है, एनफोर्समेंट एजेंसी जब चाहे उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि जो जवाब उन्हें मिला है वो उसका अध्ययन कर रहे हैं और लीगल तरीके से इसे अब आगे बढ़ाएंगे। हालांकि एक और इसी तरह के मामले में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मुख्यमंत्री के कार्यालय 20 जनवरी को जा रही है उनसे पूछताछ करने के लिए। तो ये माना जा रहा है कि कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ भी ईडी यही रवैया न अपनाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। मेरे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, आम आदमी पार्टी को कुछ दिन पहले ऐसा अंदेशा था कि अब मुख्यमंत्री को एक दिन बिल्कुल अरेस्ट ही होने वाले हैं और उसको लेकर बड़ी अफरा तफरी भी रात में मची थी, लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा कि समन आएंगे और अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की कोशिश या रणनीति कहें वो यही है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी सूरत में बचाकर रखा जाए ताकि लोकसभा चुनाव कम से कम निकल जाए। कोशिश यही है कि लोकसभा चुनाव तक जैसे भी हो अरविंद केजरीवाल को बचाकर रखा जाए, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो भले ही कहने को ये मैसेज आम आदमी पार्टी कह सकती है कि एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया है और इससे पहले भी और गिरफ्तारियां हुई हैं और कोर्ट का आदेश आएगा उसमें पाक साफ निकल आएंगे। लेकिन जो चुनाव होते हैं उसमें आपको प्रचार करना होता है। आम आदमी पार्टी के जो दूसरे सबसे बड़े नेता थे मनीष सिसोदिया, वो पहले ही जेल में हैं। संजय सिंह एक राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, वो भी जेल में है। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए तो फिर पार्टी का प्रचार कौन करेगा? और साथ में ये भी बात है, प्रचार तो बाद में होगा, उससे पहले कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग करनी है, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो आम आदमी पार्टी जो है वो कमजोर पड़ जाएगी और कांग्रेस के साथ उस तरह से बार्गेन नहीं कर पाएगी जैसे अभी कर सकती है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी की कोशिश यही है, चाहे जब तक वो जवाब देकर काम चल रहा है तब तक जवाब देकर काम चलाया जाए, और जब संभव है कि ईडी कोर्ट जाए तो अगर ईडी कोर्ट जाती है तो फिर कानूनी तरीके से इस ईडी के नोटिस का जवाब दिया जाए। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम ने अरब सागर में ड्रोन हमले का जवाब दिया है। ये ड्रोन हमला जिस जहाज पर हुआ था उसमें 9 भारतीयों सहित 22 क्रू मेंबर थे। मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये समझने के लिए। राजीव, क्या ऑपरेशन था और किस तरीके से भारतीय नौसेना ने जवाब दिया है इस हमले का? देखिए, अदन की खाड़ी में 17 की रात को 11 बजे के आसपास जो है, जो भारतीय नौसेना का गाइडेड जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर था INS विशाखापट्टनम, उसको खबर मिलती है कि एक जो व्यापारिक जहाज है उस पर ड्रोन अटैक हुआ है। नौसेना का जो युद्धपोत उस और मूव होता है और सुबह सुबह उस जो है वारशिप के पास पहुंच जाता है और वहां पर देखने में ये आता है कि ड्रोन अटैक से जो है जो शिपिंग जो जहाज है उसमें आग लग गई थी और कई सारे लोगों के नुकसान होने की खबर थी। लेकिन बाद में जब जांच के दौरान जब पाया गया कि कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जहाज में आग बेशक लगा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद जो है जो तत्काल जिसको कह सकते हैं मरम्मत कर उसको गंतव्य स्थल को रवाना कर दिया गया। आपको ये बता दें कि पहले भी जो है नौसेना के वारशिप जो है जो लाइबेरिया का जहाज था
उसको भी एक जो है जो हूती विद्रोही जो है हमला करने के फिराक में थे, उससे बचाया था। तो नौसेना का लगातार जो है अरब सागर से लेके अदन की खाड़ी तक ऑपरेशन चल रहा है। युद्धपोत के 10 से 12 ये जो डिस्ट्रॉयर जो है वहां तैनात है, और ये जो डिस्ट्रॉयर है ये मिसाइल से लैस हैं, इसमें गन लगे होते हैं और इसमें कमांडो होते हैं, और जिसका मुकाबला जो है कम से कम जो लुटेरे जो है वो कम से कम नहीं कर पाते। नौसेना का ये कहना है कि इस इलाके में खासतौर से जो शिपिंग जो व्यापारिक जहाज है उसकी सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है, और जो भी जहाज चाहे वो भारत का हो चाहे किसी और देश का हो, अगर मदद की गुहार लगाता है तो वो उसकी मदद के लिए आगे आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक खबर जो है मध्य प्रदेश की खबर है, उस पर विशेष ध्यान आपका जरूर होना चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाल सवारी के दौरान थूकने के कथित मामले में, और यह अब से 3 महीने पहले की बात है, जो आरोपी हैं उनको जमानत मिल गई। यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। जिस फरियादी ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी उसने एक आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वो 2 आरोपियों को जानता है, और उसके बयान के आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर की जो खंडपीठ है वहां पर जस्टिस अनिल वर्मा के कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। हालांकि इससे पहले भी 2 नाबालिग आरोपी जो हैं वो जमानत पर छूट चुके हैं। इसमें एक और गवाह है जिसने ये बात कही कोर्ट में कि देखिए मैंने इनको ऐसे थूकते हुए नहीं देखा, लेकिन पुलिस ने और जो उस समय का जो सरकार थी 3 महीने पहले उन्होंने इन आरोपियों के घर जो है वो तोड़ दिए। तो अब सवाल ये उठता है कि जब तक कोर्ट में दोष नहीं इनका करार दिया गया तो इनके घर जो तोड़े गए हैं उसका भरपाई कौन करेगा। 17 जुलाई 2023 मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की सवारी निकली। अशरफ हुसैन के 2 बच्चों पर सवारी में शामिल लोगों पर थूकने का आरोप लगा। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 3 बच्चों पर 5 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। एक दिन बाद डीजे की धुन पर अशरफ का 3 मंजिला घर ढहा दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि सावन लोट की शिकायत पर उसने 18 साल के अदनान और 2 नाबालिगों पर एफआईआर की। अब सावन लोट का कहना है वो एक आरोपी को नहीं पहचानता लेकिन 2 को जानता है और उनके खिलाफ गवाही देगा। उसको नहीं, उस लड़के को नहीं जानता ना मैं। कौन? वो जो जिसको मेरे को वहाँ पे वीडियो पे दिखाया उसको नहीं जानता मैं। अच्छा, क्या दिखाया था उसमें आपको? वहाँ पे दिखाया था मतलब वो जो डायरेक्ट जो जेल से और कोर्ट की ऑनलाइन वीडियो कॉल हुई थी वहाँ पे, वहाँ पहचानने के लिए दिखाया था कि ये है क्या, तो मैंने बोला ये है ही नहीं। हालांकि अदालत में दिए गए बयान में सावन ने पुलिस की थ्योरी, जांच और उसके बयान सब पर खुद सवाल उठाए थे जो इन दस्तावेजों में दर्ज हैं। 2 गवाह संपादित हुए थे ऑनरेबल कोर्ट में। पहला जो मुख्य गवाह जो था सावन लोट, उसने घटना को देखने एफआईआर का लिखे हुए कंटेंट से टोटल ही इनकार कर दिया था। और बंदा जो अजय खत्री करके आया, उसने भी घटनाक्रम के संबंध में जो चश्मदीद साक्षी था जो अभियोजन की स्टोरी के हिसाब से था, उसने भी पूरा घटनाक्रम देखने से और उसने सारी चीज़ों को डिनाइल कर दिया। नहीं, वीडियो में जो दिए उसमें कहीं पर मुझे जो मिली है उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई कंटेंट जो इनका एलिगेशन है वो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अशरफ का घर टूट गया लेकिन अपनी बेटी की जमानत पर वो खुश हैं। मैं किसी से कुछ चाहता नहीं भैया, मेरा ये बस बेल हो गई बच्चों की, बस बरी हो जाना चाहिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बाकी जो कुछ हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं साहब, घर तो यूँ भी टूटना था, आज नहीं कल टूटता। अतिक्रमण वैसे आने वाला है, चौड़ीकरण चलने वाला है, तो सबको मालूम साहब के गलत तो हो ही, ये तो सभी को मालूम है, चली रही न्यूज़। उज्जैन के खाराकुआं पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी लेकिन अदालती आदेश के बाद अब पुलिस वाले कुछ कहने से बच रहे हैं। इसमें जो है कि इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होकर चार्जशीट कोर्ट में लग गया है ना। इसमें हालांकि आईओ तो मैं नहीं हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन करता अधिकारी उनने योजना पूर्ण करके चालान कोर्ट में पुटअप कर दिए हैं। शिकायतकर्ता ने उस वक्त आरोपी को पहचाना, फिर अदालत में मुकरा, फिर 2 को पहचान लिया। इसमें सच क्या है? सवाल यही है, लेकिन ये सच एक मलबे के ढेर पर खड़ा है। बुलडोजर का न्याय इसलिए गलत होता है। अदालती जिरह और फैसले के बगैर पुलिस प्रशासन ढोल गाजे बाजे के साथ आरोपी का घर ढहाने पहुंच गया। फैसले के बाद हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सन्नाटे में कोई नहीं पूछ रहा कि पीड़ित परिवार की रोज़ी कैसे चलेगी, उनके आशियाने का क्या होगा।
जिस मीडिया में उस वक्त ये खबर सुर्खियों में भी थी वो भी चुप बैठी है। इंदौर से अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। अयोध्या का नया अध्याय शुरू हो रहा है। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस पर एनडीटीवी का एक भव्य आयोजन भी हो रहा है। वहाँ कवरेज का हिस्सा आप बन सकते हैं। टीवी सीरियल में सियाराम, अरुण गोविल और दीपिका चिकालिया एनडीटीवी नेटवर्क पर राम की लघु कथा आपको सुनाएंगे, यानी कि सियाराम की कहानी टीवी पर सियाराम की जुबानी। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि नर और वानर के सिवा उसे कोई नहीं मार सकता। रावण के डर से देवता भी कांपते थे। रावण का जब पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी बहुत बेचैन हो गई और देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर उन्होंने गुहार लगाई, प्रभु कृपा करें, प्रभु कृपा करें। और भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए रघुकुल में मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा और रावण का वध करूंगा। और इस प्रकार भगवान राम ने इस धरती पर अवतार लिया। जय श्री राम। ईरान पर पाकिस्तान का पलटवार हुआ है। ईरान के सिस्तान जो बलूचिस्तान इलाके में हमला हुआ है, बलूच लिबरेशन फ्रंट और बीएलए के ठिकानों पर पाकिस्तान ने कथित तौर पर हमला किया है। हमले में कई आतंकवादी मारे गए हैं, ऐसा पाकिस्तान ने दावा किया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन मर्ग बर सरमजर नाम दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के हमले की पुष्टि भी की है और कहा है कि हमले में 3 महिलाएं और 4 बच्चों की मौत हुई है। हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान से संयम बरतने की अपील की है। बलूच लिबरेशन फ्रंट का जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान हुआ है। अब ईरान के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कादम्बनी शर्मा। पाकिस्तान पहले ही परमाणु हथियारों से लैस एक देश है और क्या ईरान के पास ही परमाणु हथियार हैं? क्या ये एक बड़ा संकट बन सकता है? कादम्बनी शर्मा की ये रिपोर्ट। जब पाकिस्तान और ईरान के बीच इतना तनाव हो गया है, उसके बाद एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं? पाकिस्तान के पास तो है ही। असल में ये सवाल जो है शायद सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका को करता है। अमेरिका, फ्रांस, चीन, यूके, रूस, जर्मनी ने साथ मिलकर ईरान के साथ एक न्यूक्लियर समझौता किया था। 2015 में समझौता हुआ था। इसका नाम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, जिसे JCPOA भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसको असल में इसलिए ईरान ने साइन किया क्योंकि उसके ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे थे उसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। तो कुछ प्रतिबंधों को रिलैक्स किया जाएगा, इसके लिए ईरान तैयार हो गया था। और इसका ये मतलब था कि IAEA जो है, जो वॉचडॉग है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का, वो लगातार ईरान के प्रोग्राम को मॉनिटर करता और ईरान जो है वो हथियार नहीं बना पाता बिना उसके देखे हुए, और उसमें कम से कम 1 साल लगता। लेकिन अब क्या हुआ है कि 2018 में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते से बाहर निकल गए, ये कहकर कि इसका कोई फायदा नहीं है। बाकी देशों ने इसका विरोध भी किया कि इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। बाकी देशों ने ईरान को भी कहा कि वो उनके साथ समझौते में रह सकते हैं, लेकिन ईरान भी तैयार नहीं हुआ। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जो है, उसका कहना है कि उसने जो अभी तक जो देखा है, उसने जो समझा है, उसके मुताबिक ईरान किस हद तक यूरेनियम को एनरिच कर सकता है कि उससे हथियार बनाए जा सके, ये सवाल जो है ये बड़ा है। तो अक्टूबर 2023 तक उसको जो समझ में आया है, उसके मुताबिक
3 हफ्तों के अंदर 5 परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम ईरान जो है वो तैयार कर सकता है। लेकिन हथियार लायक सब कुछ तैयार करने में, प्रक्रिया पूरी तैयार करने में तब भी कुछ महीने से साल भर तक का वक्त जो है वो ईरान को लग सकता है। लेकिन क्या कोई भी परमाणु देश जिसके पास परमाणु हथियार हैं, क्या वो किसी भी लड़ाई में सीधा परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है? ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। और अगर परमाणु हथियार होते हैं तो लोग ज्यादा इसको कहते हैं कि डेटरेंस के लिए, रोक के लिए होते हैं, न कि इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो भले ही परमाणु हथियार मान लें अगर है भी ईरान के पास, तो शायद ही इसका इस्तेमाल हो, लेकिन स्थिति तब और भी खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही, पाकिस्तान, ईरान, दोनों ही परमाणु देश होंगे। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या में पूजा अनुष्ठान के बीच आज रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में तय स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। आज शाम से जो तीर्थ पूजन है उसका आयोजन होगा। जल यात्रा समेत कई और पूजा और पाठ के कार्यक्रम संपन्न होंगे। इससे पहले कल भी गर्भगृह में मूर्ति के पहुंचने के बाद पूजा पाठ का विशेष दौर चला था। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। रामलला की मूर्ति गर्भगृह में अंदर पहुंच गई है और वहीं केंद्र सरकार के कार्यालयों में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का घोषणा जो है वो करी गई है। कार्यालय 2:30 बजे दिन में शुरू होगा। अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। सर, क्या क्या तैयारियां हुई हैं शहर के स्तर को लेकर? क्या क्या तैयारियां हुई हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट चलेगा? मैं देखिए, स्वच्छता को लेकर, प्रकाश को लेकर, पेयजल को लेकर, लोगों के रात्रि प्रवास को लेकर एक बड़ी विस्तृत कार्य योजना बनी हुई है, जिसको लेकर हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन सब सारी चीज़ों को। स्वच्छता भी, जगह जगह पेयजल की व्यवस्था और डेकोरेटिव लाइट्स, कुल मिला के एक फील आए इस तरह की व्यवस्था की गई है और सारी चीज़ों को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और सभी चीज़, कितने कर्मचारी लगे हैं साफ सफाई के उसके ऊपर? लगभग अभी हमारे पास 3000 कर्मचारी हैं, लेकिन ये 5000 हो जाएंगे। अच्छा। तो 5000 कर्मचारी प्लस जन सहभागिता, जन सहयोग भी बहुत मिल रहा है। लोग अब आगे बढ़कर खुद ही सफाई कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो कुल मिला के अच्छा चल रहा है। और अगर हम बात करें, मैंने देखा कि कई सारे हीटर लगे हुए हैं उस पर, उसके बाद 300 गैस हीटर हम लोगों ने लगवाए हैं। और इसके अलावा अलाव की व्यवस्था 300 विभिन्न स्थलों पे गैस हीटर लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को जाड़े की वो ना हो। एक हमारी टेंट, 2-3 जगह हमारी टेंट सिटी बनी हुई है, जिसमें करीब 5000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है, उनके सुरक्षित आवास की व्यवस्था है, वो रात्रि वहाँ प्रवास कर सकते हैं। तो कुल मिला के व्यवस्थाएँ ऐसी हैं कि अयोध्या आने वाले किसी व्यक्ति को कोई सिविक परेशानी ना हो।